हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, एकदम मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और परीक्षा की तैयारियों में आप लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं। और परीक्षा के क्रम में ही आज रेलवे भर्ती बोर्ड ने, आरआरबी ने एक बहुत ही खुशखबरी दे दी है। जैसा कि आप लोगों ने शिक्षा के जितने भी महत्वपूर्ण चैनल हैं उनके माध्यम से आप लोग जो है विदित हो गए होंगे कि कांस्टेबल के पद पर 4208 यानी कि 4208 वैकेंसी और उपनिरीक्षक के पद पर 452 वैकेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तो बच्चों, ये बहुत ही खुशखबरी है और बहुत ही अच्छी बात है। देखिएगा, इसके जितने भी प्रोसेस हैं, चाहे मेडिकल हो, चाहे फिजिकल हो, इवन देन चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो, आप किसी भी चीज पे फोकस मत करिएगा। आप पूरा डिटेल में मत जाइएगा कि हाइट कितनी, चेस्ट कितनी, ये कितना। आप लोगों को बेसिक सब आइडिया हो जाता है कि एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर में मुझे क्या क्या नीड है। बिल्कुल भी किसी भी वीडियो को अनावश्यक इतना ज्यादा गहराई से मत देखिएगा। केवल और केवल अगर आपका ध्यान होना चाहिए तो केवल और केवल स्टडी पर होना चाहिए। अगर आपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, आपने परीक्षा पास कर ली, तो बाकी की चीजें बस 10% है। यानी कि 90% जो फोकस है बेटा, वो हमारा एग्जाम पे ही होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यही आती है कि हम लोग तैयारी करते हैं, सारे लोग तैयारी करते हैं। यूट्यूब पर इतने सारे चैनल्स अवेलेबल हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किससे तैयारी करें, किससे ना करें और क्या करें। तो देखिएगा, सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें बता देते हैं। सारा सिलेबस बहुत ही बेसिक है और बहुत ही पुराने पैटर्न पे चला रहा है, ऐसा कुछ नया नहीं है। सीबीटी का एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ये सब बातें आप लोग जानते हैं। तो हम वो बातें या उन विषयों पर चर्चा नहीं करेंगे जो कि ऑलरेडी सोशल मीडिया पर या शिक्षा के जितने भी चैनल हैं उन पर अवेलेबल है। हम केवल आप लोगों से ये बात करना चाह रहे हैं कि सैलरी की बात करते हैं। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर सैलरी। देखिए बेटा, यूपीएसआई से और फाइनली जो है यूपी कांस्टेबल से दोनों ही जॉब बेहतर है। तो अच्छी सैलरी है यूपी कांस्टेबल से। आरपीएफ के कांस्टेबल की सैलरी काफ़ी अच्छी है। 21,700 का बेसिक है। बेसिक तो लगभग सेम ही रहता है, चाहे यूपी के सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे यूपी के कांस्टेबल का हो, चाहे आरपीएफ के कांस्टेबल। उनके अलाउंसेस इतने ज़्यादा है कि जो ग्रॉस सैलरी बनती है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। और कई सारी सैलरी शिप्स ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। इस चीज पे हमको क्या चर्चा करनी कि सर कितनी सैलरी चली जाती है। आप लोग सोशल मीडिया के भगवान हैं और आप लोगों को सारी जानकारी है कि सर इसमें डीए कितना है, 40% 50% होने वाला है। आप तो ये भी बता देंगे सर कब डिक्लेरेशन होगा 50% का। आप ट्रेवलिंग अलाउंस के बारे में जानते ही हैं। आप लोगों को डोमेस्टिक हाउसेस वगैरह सारी चीजें आप लोगों को पता है, तो इन पे चर्चा नहीं करना है। हमारा उद्देश्य केवल इस बात पे है बेटा कि चूंकि हम रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, तो जैसे ही आप अध्ययन करने बैठे तो सबसे पहले क्या करें कि सीधी सीधी बात है, नो अर्थमेटिक, नो मैथमेटिक्स, ना तो अंक गणित, ना उससे रिलेटेड एडवांस वगैरह जो भी चीज आप लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, कुछ नहीं। कोई रीजनिंग नहीं, कोई जीएस नहीं। अभी सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा कि अल्टीमेटली हमको कौन सा एग्जाम देना है। बोले साहब हमको रेलवे का एग्जाम देना है और हम बात कर रहे हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, या इसका दूसरा जो सेगमेंट है आरपीएसएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन का जो स्पेशल फोर्स है, इसका गठन अभी बहुत ही जल्द हाल में ही हुआ है। अब देखिएगा बेटा कि अगर हम रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं और आरपीएफ और आरपीएसएफ की बात करेंगे, तो सबसे पहले तो इनका गठन कब हुआ, हमारे रेलवे का थोड़ा सा इतिहास क्या है, इतिहास में वो महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से हो सकता है एग्जामिनर कोई परीक्षक कोई क्वेश्चन डाल दे, आप पॉइंट आउट करते जाएं, उनके मार्क्स बनाते जाएं कि रेलवे कितने जोन में डिवाइड है। लगभग बेसिक बात है कि साहब एक जोन में जो है कितना क्षेत्र आ जाता है। रेलवे के जितने भी एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स हैं, रेलवे का जितना भी रिक्रूटमेंट है, चाहे ए क्लास के ऑफिसर का हो, थोड़ा सा बी क्लास के ऑफिसर का हो, सी क्लास की या डी क्लास के ऑफिसर का हो,
तो आप लोग थोड़ी सी बेसिक जानकारियां जो है रेलवे के बारे में आप कलेक्ट कर लें और मार्क करते हुए छोटे छोटे से नोट्स बनाते जाएं। एक आप रजिस्टर ले लें 100-150 रुपए का, अच्छा सा, बहुत मोटा सा। मैं कहता हूं कि आपको जो है एक ही रजिस्टर लेना है और उसके 4 सेगमेंट बना लें। आप चाहे जैसे डिवाइड कर लें, मुझे नहीं लग रहा कि आज के बच्चे को ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बताना होता है। आप बच्चे हमारे बहुत समझदार हैं, बहुत एडवांस है, नई जनरेशन है और कुछ बेसिक बातें हैं जिन पर बच्चे गलतियां करते हैं कि जिसका एग्जाम है तो सबसे पहले उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आज ही जो है ये सारी चीजें कर लें कि ये कर लें वो कर लें, नहीं नहीं नहीं। सबसे पहले तो आप आज रेलवे है तो रेलवे के बारे में कम से कम आप 1 या 2 पेजों का नोट्स जो है वो कलेक्ट करेंगे। थोड़े से उनकी मिनिस्ट्री के बारे में, मिनिस्ट्री के स्तर पे कहीं कंट्राडक्शन हुआ है, बहुत सारे मीन्स वगैरह चले हैं, हम उन पे चर्चा नहीं करेंगे, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन कुछ टर्निंग पॉइंट्स है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चंस डाल देते हैं, तो उन टर्निंग पॉइंट्स को भी आप नोट करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात बेटा यही है कि एग्जाम जो है हर एक व्यक्ति देने जाता है, उसका मानसिक दबाव, मेंटल प्रेशर किस तरीके से वो पजेस कर पाता है, किस तरीके से उसके अंदर जो मानसिक दबाव है एग्जाम का, जो फोबिया है, उसके डर से वो बाहर अपने आप को तनाव में नहीं लाता है। मैं एक बात अपने प्यारे बच्चों को बता देता हूं कि चाहे एग्जाम में, अब मान के चलिएगा ये आप सब 35 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है ना, ये हमको नहीं बताना, आप लोग सभी जानते हो। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि चाहे एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन ना आए, पूरे पेपर में आप ये समझिए कि मुझको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो बेटा ये मान के चलिए अगर आपको नहीं आ रहा तो आपके रूम में जितने भी बैठे, आपके सेंटर में जितने भी बैठे बच्चे, यानी ओवरऑल अगर जितने भी बच्चे इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे एग्जाम दे रहे तो सबको नहीं आ रहा। कतई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि सर मेरे तो 150 में से 10 ही क्वेश्चन में सोल्व कर पाया। आपने अगर 10 क्वेश्चन सोल्व किए तो आप समझिएगा बाकी ने 9 ही किए होंगे। अगर आपके एग्जाम के सेंटर पे आपके दिमाग में हल्का सा भी दबाव आ गया, प्रेशर आ गया, तो बेटा आप 24 को 42 में कन्वर्ट करेंगे। आपको लिखना 24 होगा, आप 42 लिख जाएंगे। सारे तनाव को, सारी टेंशन को बिल्कुल बाहर निकाल दीजिएगा, तब एग्जाम हॉल के अंदर जाइएगा। और अगली पॉइंट की जो सबसे बड़ी बात है, अगर पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड है, 4 सेक्शन में डिवाइड है, निगेटिव मार्किंग है, कुछ भी है, सबसे पहले एक ही दृष्टि में आपने क्वेश्चन पढ़ा, दोबारा उसको नहीं पढ़ना। एक बार को क्वेश्चन पढ़ा और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन है सीबीटी टेस्ट में, आपने उनके चारों विकल्प देखे, अगर फर्स्ट टाइम पे टिक लगाने को आ गया लगा दीजिएगा, अगर नहीं आ पाया दिमाग में, अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा, अटेम्प्ट करिएगा। वो भी नहीं आ रहा तो अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा, अटेम्प्ट करिएगा। नहीं आ रहा अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा, अटेम्प्ट करिएगा। नहीं आ रहा अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा। कभी भी एग्जाम हॉल में पहुंच करके अगले स्टार्टिंग के 15 या 20 मिनट तक, जब तक एक एक बार एंड तक के सारे प्रश्न सेक्शन वाइज आप अटेम्प्ट ना कर लें, तब तक किसी भी क्वेश्चन को दोबारा मत पढ़िएगा। यानी कि आपको रीड करने के लिए हर एक क्वेश्चन को एक बार जो है समय जरूर देना है, नहीं तो बाद में आकर के आप कहेंगे देखिए कितना क्वेश्चन सरल था और हम इसको अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए, हम इसको पढ़ भी नहीं पाए। अब क्यों नहीं पढ़ पाए आप? क्योंकि आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हुआ, आप 2 बार उसमें समय देने लगे। बिल्कुल नहीं देना बेटा। अगर समय आपने दे दिया, मेंटली आपको प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर 150 क्वेश्चन में से आपको 149 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं बेटा। उसी समय में, उसी 90 मिनट में मुझे 150वां क्वेश्चन पढ़ना है, मुझे 150 क्वेश्चन पढ़ने हैं, चाहे मुझे 150 क्वेश्चन नहीं आते हो, इस चीज का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह देता हूं, मैं दावा करता हूं, इस बात का मेरा अपना एक्सपीरियंस है और एनालिसिस करता रहता हूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के, तो ज्यादातर बच्चे यही सवाल करते हैं क्वेश्चन सर छूट गया। तो वो छूटने का मतलब केवल यही होता है कि आप पहले क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा डाउट हुआ तो 2 बार पढ़ने लगे, उसमें समय दे देते हैं। चौथा क्वेश्चन डाउट में आया, उसमें समय, तीसरा क्वेश्चन नहीं। अगर एक भी बार क्वेश्चन डाउट में आया, आपको उसको दोबारा नहीं पढ़ना है।
जब आप 150 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद में जब आप समय मिलेगा तो पहले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन से आ जाइएगा। फिर भी उतना ही समय देना है कि मैं फिर दोबारा से 150 क्वेश्चन पे जा सकूं, फिर जो समय बचेगा फिर 150 क्वेश्चन पे जा सकूं। इस तरीके से अगर आप एग्जाम में जो है चीजें करेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएंगी। और जिसका एग्जाम दे रहे हैं उसका बेसिक्स तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। हम टॉपिक वाइज भी एनालिसिस करेंगे आरपीएफ का। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, बहुत सारा लोग सिलेबस प्रोवाइड, हम तो जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी चीजें जरूर बताएंगे जहां से एग्जामिनर के माइंड में आएगा चलो ये जानकारी बच्चे को होनी चाहिए और ये क्वेश्चन एग्जाम में मुझको रखना चाहिए। तो मैं उसको एनालिसिस करूंगा कि क्या एग्जामिनर इस क्वेश्चन को एग्जाम में पुटअप करना चाहेगा, क्या एग्जामिनर इस क्वेश्चन को एग्जाम में पुटअप करना चाहेगा। ऐसा विश्लेषण हम लोग करके और आप लोगों के सामने समय समय पे आते रहेंगे। तो धन्यवाद, आप लोग मेरा साथ दे दीजिएगा। और चूंकि अभी चैनल तो बहुत नया है, इतना ज़्यादा हमको एडिटिंग वगैरह की जानकारी भी नहीं है, और बहुत ही जल्द बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करेंगे। रेगुलर वीडियो आएंगे। तो मेरे बच्चों, बाय बाय, थैंक यू। आज से ही आप तैयारी में लग जाइएगा। और कुछ बातें हमने बताई हैं तो आप लोग सभी जानते हैं, कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी बताई अगर आप अच्छी लगे तो आप अपने जहन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।